हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टेट्स इन सब के बारे में जान लिया था। हमको ये तक नॉलेज हो गया था कि आपके जो एटम होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके वो अरेंजमेंट के बारे में हमको बताना था, सोचना था थोड़ा। तो अब हम इस क्लास में क्या देखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एटम। मतलब एटम में पार्टिकल्स आपके किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमको जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल देने वाले थे वो कौन थे? जे थॉमसन। तो सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहां पर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब यहां से हमको बात समझना है कि यहां से क्या उन्होंने क्या निकालना चाहा और क्या करना चाहा। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो मैं आप लोगों को सिंपल बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए। उन्होंने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लिए। इस तरीके से उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए। तो उन्होंने उसको किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? बैटरी से। तो मैं आपको बना देता हूं, यहां पर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए जिसको उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो इस तरीके से उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। और यहां पर उन्होंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया हुआ था, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया और यहां पर सिलेंड्रिकल ट्यूब था, ठीक है। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट था। अब ये आपका नेगेटिव साइड है और ये आपका पॉजिटिव साइड है। अब यहां पर उन्होंने होल प्रोवाइड कर दिया। और ये बैटरी कौन सी है बच्चों? हाई वोल्टेज बैटरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका कैसा बच्चों? हाई वोल्टेज बैटरी है। अब हाई वोल्टेज बैटरी से क्या होगा बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करते हैं। तो यहां पर समझना, यहां पर उन्होंने हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर फिल कर दिया, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भर दी। पहले तो हमारे मॉलिक्यूल आए, अब मॉलिक्यूल को तोड़ते तोड़ते हमारे एटम तक हम पहुंचे ना। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल था मेरे पास हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस उन्होंने इसके अंदर फिलअप कर दिया। अब जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस फिलअप किया तो क्या हुआ? हाई वोल्टेज की वजह से, यहां पर हाई वोल्टेज बैटरी था, यहां पर क्या था बच्चों? हाई वोल्टेज बैटरी। अब हाई वोल्टेज बैटरी होने की वजह से क्या हुआ बच्चों? यहां पर समझेंगे, हाई वोल्टेज बैटरी होने की वजह से सबसे पहले H2 आपका किस में गया? H एटम में टूटा। अब H एटम जो था, अब जैसे मैंने आपको बोला कि वोल्टेज प्रोवाइड होगा तो ये आपका आयोनाइज होगा। और आयोनाइज टर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। आयोनाइज टर्म का मतलब क्या है बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो यहां पर आयोनाइज होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर H के ऊपर क्या क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव साइन आएगा। मैंने बताया था पॉजिटिव साइन का मतलब होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और यहां पर क्या बना बच्चों? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इस टाइप का कुछ था। लेकिन जे थॉमसन ने ये नहीं बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है। जे थॉमसन ने इतना ही बोला ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली उन्होंने क्या करना चाहा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, सिंपल समझना। अब क्या हुआ? उन्होंने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो यहां से यहां पर उन्होंने स्क्रीन बनाई, यहां पर उन्होंने एक स्क्रीन बनाई, ठीक है, स्क्रीन बनाई। अब स्क्रीन पर जैसे ही यहां से इस तरफ गया एक और एक आपका इस तरफ गया, ठीक है। यहां पर उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखे थे और यहां पर उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। इस तरीके से यहां पर भी उन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ था। अब बात समझना, यहां पर प्लस और नेगेटिव मतलब यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ था। यहां पर उन्होंने क्या किया होता है बच्चों? समझना बात को ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जी, जैसे आपके बैटरी के अंदर होता है उसी तरीके से। अब पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होकर आपका कौन सा जाएगा? कौन सा चार्ज जाना पसंद करेगा? अब खुद आप सोचिए, पॉजिटिव के पास आपका कौन सा चार्ज जाएगा? यहां पर पॉजिटिव के पास जाएगा आपका कौन सा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहां पर कौन सा 25 चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाएगा। और यहां नेगेटिव के पास कौन सा जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
ये जाएगा। अब देखो यहां पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं। अब आपको एक चीज दिख रहा है बच्चों, यहां पर जो ये यहां पर जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज और आपका डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कुछ यहां से एनालिसिस करने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज का बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज से। जब आपका डिफ्लेक्शन नेगेटिव चार्ज का बहुत 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 ज्यादा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि डिफ्लेक्शन उसी का ज्यादा होगा ना जिसका मास कम होगा। तो हमने बोला यहां पर नेगेटिव चार्ज का आपका मास बहुत 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 कम है। तो एक्चुअली यहां तक हमारे पास ना तो कोई चार्ज की वैल्यू आई थी ना तो कोई मास की वैल्यू आई थी। बस अभी तक हमने सोचा है कि यहां पर मास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास काफी कम है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। लेकिन सर आप लोगों को माइंड में आया होगा सर एक्चुअली इस जो एक्सपेरिमेंट से हमको क्या डिफाइन हुआ, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं बच्चों क्या क्या डिफाइन हुआ। तो इस चीज से हमको डिफाइन हुआ बच्चों यहां पर कि अब देखो यहां पर क्या समझने को मिला, H एटम कैन डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, कैन डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स। आपके H एटम भी दो पार्ट में डिसोसिएट हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैंने क्या प्रोवाइड किया बच्चों, हाई वोल्टेज बैटरी मैंने दिया तो H2 गैस आपका आयोनाइज होकर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पर आपका कौन सा पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों, एक आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड हुआ और एक आपका कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों, नेगेटिव पार्ट में। थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा। अब देखो कभी भी आप लोग एनर्जी दोगे तो पार्टिकल एटम हमेशा अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करोगे या फिर कोई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, एनी वोल्टेज अगर आप लोग प्रोवाइड करोगे या फिर कोई आपका एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा बच्चों, यहां पर ये आपका हमेशा आपका यहां पर एनर्जी आपका ये आयोनाइज होगा। इस चीज से समझो, ठीक है, आयोनाइज्ड होगा। तो यहां पर दो पार्ट बने, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, देख सकते हो आप। अब देखो इतना तो उस टाइम तक डिफाइन था कि हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों यहां पर बोला हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा एटम है। अब हमको इससे क्या पता पड़ा, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम एंड इट विल बी डिसोसिएट, इट कैन डिसोसिएट एंड इट कैन डिसोसिएट, ये आपका डिसोसिएट हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। hence we can say that atoms are divisible, atoms are divisible, इसका मतलब आपका एटम्स आर डिविजिबल। अब आप लोगों को समझ में आया होगा यहां पर आपके किसकी थ्योरी फेल हुई, डाल्टन की पहली थ्योरी आपकी फेल हुई। डाल्टन की थ्योरी क्या फेल हुई बच्चों, यहां पर डाल्टन की थ्योरी ये फेल हुई बच्चों यहां पर कि डाल्टन आपको ये बता नहीं पाया कि एटम आपका डिविजिबल। डाल्टन ने बोला कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, एटम आपका डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ, ये तो बताया हमको किसने, डाल्टन ने बताया। अब हमारी डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई। सबसे पहले आपका डिविजिबल प्रूफ कर दिया, और वो भी किस फॉर्म में बच्चों, नेगेटिव पार्ट में और पॉजिटिव पार्ट में। ठीक है, आगे जाके हम इसी नेगेटिव पार्ट को, बातों को ध्यान से समझना, आगे जाके हम इस नेगेटिव पार्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन होगा आगे जाके। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहां से क्या समझ में आया, यहां से एक पॉइंट समझ में आया, नेगेटिव चार्ज आपका ज्यादा ही मूवमेंट किया, ज्यादा ही डिफ्लेक्शन शो किया। जब आपका नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं और कोई भी चीज किसी के पास ज्यादा जल्दी क्यों आएगी, क्योंकि उसका मास हल्का होगा।
अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज, अगर बात को ध्यान से समझना, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर आपका हल्का होगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, और ये ज्यादा भारी होगा तो ये आपका ज्यादा वेटेड होगा तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसी तरीके से अब देखो पॉजिटिव चार्ज भारी है तो इसका इतना सा हुआ, जबकि आपका नेगेटिव चार्ज लाइटर है वेट में तो इतना हुआ। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता है, हैवियर होता है, और नेगेटिव चार्ज आपका क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है, लाइटर मास। तो मास आपका पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज का मास आपका क्या होता है बच्चों, लाइटर होता है। तो इस तरीके से उसने एटम्स का डिविजिबल डिसाइड कर दिया। ठीक है, और यहीं से उसने यहीं से उसने चार्ज बाई, इसने क्या किया बच्चों, चार्ज बाई मास रेशियो भी कैलकुलेट किया। इसने क्या कैलकुलेट किया, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ पार्टिकल, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ, चार्ज बाई मास वैल्यू ऑफ पार्टिकल। इसने चार्ज बाई मास वैल्यू ऑफ पार्टिकल का चार्ज बाई मास वैल्यू भी इसी ने कैलकुलेट किया। ये इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब चार्ज बाई मास वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया ये आपको आगे जाके सीखने को मिलेगा, अभी तो फिलहाल इतना ही आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब इसी पे डिपेंडेंट आपके जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया। जे थॉमसन का क्या आया बच्चों, एटॉमिक मॉडल आया। उस चीज को आपको समझना है तो मैं बता देता हूं, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपका क्या आया बच्चों। यहां पर बात को ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूं बच्चों मैं अभी, आप लोगों को समझना है। यहीं से आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया। एक्चुअली जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल क्या था समझ लेते हैं। तो यहीं से आपका सबसे पहले आया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमारा क्या था बच्चों, अब समझना। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने हमको क्या बोला, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने, अब ये पॉइंट समझना है हमको, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या हुआ कि जे थॉमसन ने बोला कि आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो आपका वाटरमेलन की तरह अरेंज होता है। देखो मैं सिंपली पहले डायग्राम के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा था। उसने यहाँ नेगेटिव चार्ज, 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 यहाँ नेगेटिव चार्ज। देखो उसने क्या बोला, थ्रू आउट द एटम आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आपका पूरे के पूरे बल्क में जहां नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके अलावा वाले पार्ट में, मतलब इसके ये वाले पार्ट्स में सब जगह आपके कौन से चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आपके प्रेजेंट है। ठीक है, उसने बोला स्फेरिकल क्लाउड इज पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर जो क्लाउड है वो क्या है, स्फेरिकल क्लाउड को उसने क्या बोला, स्फेरिकल क्लाउड्स इज पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली उसने इस कंसेप्ट से क्या बताया, मैं आपको बहुत बड़ी बात आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसने एक चीज उसने क्लियर किया। उसने क्या किया, इट इज एज्यूम्ड दैट द एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने क्या किया, he was assumed that atom is spherical cloud of positive charge, spherical cloud of positive charge। मतलब एटम आपका क्लाउड, मतलब स्फेरिकल क्लाउड है किसका बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकल क्लाउड है इन विच नेगेटिव पार्टिकल इज एम्बेडेड, इन विच क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड। मतलब आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। ये थोड़ा सा उसमें
जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल इस तरीके से दिया। बात को ध्यान से समझना, जे थॉमसन ने बोला कि जो आपका एटम होता है वो स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका एम्बेडेड होता है। ये इसका क्या था बच्चों, एटॉमिक मॉडल था। ये इसका एटॉमिक मॉडल था। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका जो एटॉमिक मॉडल था ये इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही डिपेंड रहा है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही डिपेंड रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज में चार्ज से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चार्ज से ही बात करना है आगे जाके, ठीक है। इस तरीके से उसने बताया गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जे थॉमसन, इसी मॉडल को क्या बोला गया बच्चों, इसी मॉडल को आप लोगों को बोला गया जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल या फिर क्या बोला गया, कहीं कहीं बुकों में आप लोगों को ये भी मिलेगा प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आपको क्या मिलेगा वाटरमेलन मॉडल। ये आपका वाटरमेलन की तरह ही है, देख सकते हो आप। वाटरमेलन में जो रेड कलर का मास होता है वो क्या हुआ, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स हुए, हाँ हालांकि बात अलग है कि वो जो आपके वाटरमेलन में सीड्स आपके सेंटर की ओर होते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं, सीड्स भी आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। एक्चुअली इसने क्या बताया, एक्चुअली इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बताया। इसने क्या बोला, इसने इसकी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसने क्या बोला, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन कर दिया। इसने किसको एक्सप्लेन किया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को। मतलब एटम आपका न्यूट्रल है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ माना कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आपका क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इसने ये चीज जरूर बताया। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस इन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को इससे इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, आपका एक्सप्लेन कर दिया। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझो, न्यूट्रल कब होगा कोई भी चीज न्यूट्रल कब होगा, जब जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, तो तभी आपका न्यूट्रल होगा। तो ये न्यूट्रलिटी कंसेप्ट को इसने एक्सप्लेन किया था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। काफी ज्यादा था, लेकिन ये काफी ज्यादा इसको गलत बोल दिया गया, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। क्या हम लॉजिक इसके बारे में सोच सकते कि वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं था। इसने बस इसी चीज को कॉन्सेप्ट मानते हुए इसने थोड़ा से इस तरीके से किया। कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिफाइन नहीं था स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटली हमने डिफाइन थोड़ी ना किया था। ये ना तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन था, ये एक एक्चुअली एक मतलब विजिबिलिटी थी, या फिर हम बोल सकते हैं एक इसका थॉट था कि इस तरीके से हो सकता है, वो उन्होंने बताया। लेकिन कोई मतलब इसका कोई लॉजिकली कोई कंसेप्ट नहीं था। तो इसलिए ये जो था आपका एटॉमिक मॉडल, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया। इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया। अब इसके बाद जो एटॉमिक मॉडल आया वो हमारा रदरफोर्ड का आया। एक्चुअली ध्यान से समझना बच्चों, जे थॉमसन ने हमको चार्ज बाय मास रेशियो निकालना सिखाया, चार्ज बाय मास रेशियो बताया, और चार्ज बाय मास रेशियो से हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये साइड में नोट डाल के लिख लेना, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ध्यान आएगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने यहां पर चार्ज निकालना सीखा। हमने यहां पर क्या निकालना सीखा बच्चों, चार्ज की वैल्यू, मतलब चार्ज वैल्यू हमने निकालना सीखा। ठीक है, जब हमारे पास चार्ज वैल्यू आ गई तो अपने आप चार्ज वैल्यू आ गई तो अपने आप क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मास की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मास की भी वैल्यू आ गई थी, मास वैल्यू भी आ गई, मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसका भी चार्ज भी आ गया और उसका मास वैल्यू भी आ गई। तो ये हमको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने बताया था, जो कि आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, इन सबको समझना है आपको, ये आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। तो ये शायद नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में जाके लिख लीजिए आप लोग, ये बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा।
इसके बाद आया हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हुआ था। अब देखो, सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो देख लेते हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड, आप लोगों ने क्लास 9 की बुक में था, आप लोगों का ये सब कुछ था, ये थॉमसन, रदरफोर्ड सब था आप लोगों के। तो देख लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब क्या था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बच्चों, उस पॉइंट को समझते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा इससे रिलेटेड था। रदरफोर्ड ने एक्चुअली सबसे पहले क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल को उन्होंने यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव पार्टिकल को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग रदरफोर्ड यूज अ रेडियो एक्टिव, रदरफोर्ड was used a radioactive substance in its experiment। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया। अब एक्चुअली में आप लोगों के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव क्या होता है। अब देखो समझना, रेडियो एक्टिव क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अब देखो, disintegration of nuclei in another nuclei, disintegration of nuclei in another nuclei is called radioactivity। सुनना ध्यान से, radioactivity is a phenomena in which disintegration of a nuclei into another nuclei with the emission of some particle and some ray। बात को ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। रेडियोएक्टिविटी एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ये जो डेफिनेशंस में लिखा रहा हूं वो अभी काम आप लोगों को, अभी आपको लगेगा कि सर क्या लिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी डेफिनेशंस आपको काम आएगी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बच्चों आप लोगों का, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी तो हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो। रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना in which one nuclei will disintegrate into another nuclei with the emission of some particle and some rays, some radiation लिख लो इसकी जगह, some radiation। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या होता है बच्चों, एक फिनोमिना होता है इन विच वन न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड, वन न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट इनटू, मतलब टूट जाएगा वो अपने दूसरे न्यूक्लियाई में, और साथ में इमिशन करेगा कुछ पार्टिकल्स का या फिर कुछ रेडिएशन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो अब समझना। और सब्सटेंस, अब ध्यान से समझना, सब्सटेंस which can show property of radioactivity
रेडियो एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं सब्सटेंस विच इज बाउंडेड बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। अब उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया, एक्चुअली हमको भी पढ़ना नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया, कुछ टेक्निकली टर्म्स के लिए बताया मैंने, ठीक है। रेडियो एक्टिव उन्होंने कुछ सब्सटेंस का यूज किया था। अब उन्होंने क्या किया था बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। देयर आर थ्री रे इमिट इन न्यूक्लियाई। यहां पर देयर आर थ्री रे, मतलब 3 रे आपका इमिशन होगा। देयर आर 3 rays which are emitted by nuclei, न्यूक्लियाई से 3 रे आपके इमिटेड होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आपका अल्फा रे, उसके बाद होता है बच्चों आपका बीटा रे, उसके बाद आपका होता है गामा जो कि आपका रेडिएशन होता है। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, बीटा रे, अल्फा रे एक्चुअली आपका एक पार्टिकल्स होता है। उन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, अल्फा रे, इसलिए हम अल्फा रे के बारे में समझेंगे। अल्फा रे बेटा एक टाइप का आपका क्या होता है बच्चों, पार्टिकल होता है। अल्फा रे आपका एक टाइप का क्या होता है बच्चों, पार्टिकल होता है। अब पार्टिकल कैसा, मैंने आपको पढ़ाया था He, हीलियम 4। अब देखो यहां पर +2। अब यहां काउंट करो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों बोलो। यहां पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 होंगे। यहां पर आपके क्या हुए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो मतलब ये केवल और केवल एटम का आउटर पार्ट तो आपका हट गया, जो मैंने पहले बताया था। थोड़ा सोचो, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था एटम के आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आउटर पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन तो हट गए। अब बचा क्या, केवल और केवल अंदर वाला पार्ट जो मैंने बताया था उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो यहां पर केवल और केवल क्या बचा बच्चों, न्यूक्लियाई। ये केवल और केवल क्या है, खुद में आपका न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, ये केवल और केवल आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियाई है। बात समझ में आया, बात समझ में आया बच्चों। जहां पर इस अल्फा रे एक्चुअली पार्टिकल होता है जो कि ऐसा होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बच्चों, पेनिट्रेशन पावर वेरी लो। ये क्यों होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी कम होती है, ये आगे जाके आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलने वाला है बच्चों। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी कम होती है, ठीक है। इसका पेनिट्रेशन पावर आपका काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हुआ बच्चों, मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूं। इसमें पेनिट्रेशन पावर भी आपका क्या था बच्चों, काफी कम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका पेनिट्रेशन पावर काफी कम होता है, क्योंकि इसका जो यूज इसका यूज करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसका यूज करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला। बात को ध्यान से समझना, इसका यूज करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कंक्लूजन क्या क्या निकाला। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था क्या, अब मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता हूं बच्चों, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास तो मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो सब मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, ठीक है। इसके चार्ज के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। अब देखो सेटअप, यहां पर सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का आपका सेटअप क्या होगा बच्चों, यहां पर समझेंगे। एक्सपेरिमेंट का आपका सेटअप क्या होगा बच्चों, समझते हैं बात को ध्यान से। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां पर एक्सपेरिमेंट का जो आपका सेटअप होगा वो कैसा था। एक्चुअली उन्होंने यहां कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अब देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ आपका इस तरीके से उन्होंने यहां पर आपका थिन लेयर ऑफ गोल्ड फिल्म, गोल्ड फिल्म, गोल्ड की आपकी थिन लेयर ली, मतलब गोल्ड की फिल्म ली, मतलब थिन लेयर ली। अब ये गोल्ड ही क्यों लिया,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर गोल्ड ही क्यों लिया। सबसे बड़ी बात है, गोल्ड को हम लोग किससे डाउनलोड करते हैं बच्चों, एजी से। आज से ध्यान रखना, एजी से डाउनलोड करते हैं। एजी क्यों लिया, एजी की डक्टिलिटी काफी हाई होती है। एजी की आपकी डक्टिलिटी काफी हाई होती है। अब डक्टिलिटी हाई मतलब ठोकते जाओ ठोकते जाओ ठोकते जाओ, जब तक वो एक मेलिएबल मतलब हाईली मेलिएबल होता है। मतलब ये कितना थिन हो सकता है, 0.001 mm थिन हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा थिन लेयर उन्होंने लिया। अब यहां से एक्चुअली कुछ अल्फा रेज आई, यहां से उन्होंने अल्फा रेज निकाला। अब मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूं वैसे समझते जाना, इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहां से कुछ अल्फा रेज निकाला उन्होंने, ठीक है, अल्फा रेज निकाला। क्या हुआ कि कुछ अल्फा रेज तो आपकी सीधी निकल गई, कुछ अल्फा रेज आपकी सीधी निकल गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं अभी बना रहा हूं बस। और कुछ अल्फा रेज आपकी डिफ्लेक्ट हुई इस तरफ, कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। यहां पर उन्होंने एक्चुअली स्क्रीन डेवलप किया था, जिससे स्क्रीन डेवलप किया था, ठीक है, स्क्रीन डेवलप किया था। और साइड में क्या लगाया था बच्चों, उन्होंने लगाया था यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर। यहाँ पर उन्होंने लगाया था रेडियो एक्टिव डिटेक्टर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टर था, जिससे पता पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें से कुछ रेज आपकी सीधी निकल गई थी और कुछ रेज आपकी इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रेज आपके पीछे भी आई, ठीक है, कुछ रेज आपके पीछे भी आई और कुछ रेज आपकी इस तरफ भी आ गई। तो थोड़ा बेसिक ही जान रहे हैं हम लोग बस। यहाँ पर कुछ रेज आपकी कुछ इस तरफ भी आ गई। तो इस तरीके का कुछ आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है। क्या हुआ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ने अल्फा पार्टिकल्स, यहां से कौन सा पार्टिकल गया बच्चों, आपका अल्फा पार्टिकल गया। अल्फा पार्टिकल गया तो कुछ आपका सीधा निकल गया, कुछ आपका इधर गया, कुछ आपका इधर गया। अब हम इससे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हुआ बच्चों, यहां पर ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। ऑब्जर्वेशन आप लोगों को क्या क्या करने को मिला, यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन करने को मिला कि यहां पर ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल directly penetrate the gold thin film, ठीक है, गोल्ड थिन फिल्म, ठीक है। गोल्ड थिन फिल्म को डायरेक्टली वो क्या कर गया बच्चों, आपका पेनिट्रेट कर गया, मतलब सीधा बाहर निकल गया, मतलब पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। गोल्ड थिन फिल्म को पेनिट्रेट कर गया। इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर सीधा पार कर गया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये यूं टकरा के यूं नहीं गया, यूं टकरा के यूं नहीं गया, यूं टकरा के पीछे नहीं आया और यूं टकरा के इस तरफ नहीं आया, मतलब वो सीधा पार हो गया। मतलब यहां पर बोल सकते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट्स को हम समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रदरफोर्ड ने ही आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब काम किया, सबसे बड़ा काम इन्होंने ही किया, रदरफोर्ड ने। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर बोला अ फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एक कुछ नंबर आपके अल्फा पार्टिकल्स के आपके कुछ नंबर है जो कि डिफ्लेक्ट हो गए इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। पार्टिकल्स are deflected from its line of motion, मतलब अपने लाइन ऑफ मोशन से कुछ अल्फा पार्टिकल आपके डिफ्लेक्टेड हो गए। जैसे ये आपका लाइन ऑफ मोशन है तो इससे लाइन ऑफ मोशन से डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। और वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ अल्फा particles are scattered back,
मतलब बहुत ही कम नंबर के अल्फा पार्टिकल आपके पीछे की ओर आए। तो इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट था, ये मैंने ऑब्जर्व किया यहां से। अब यहां से मुझे क्या निकालना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन क्या समझ रहे हैं, सबसे पहला आप लोगों को क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है, पहली लाइन से। पहली लाइन मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली पेनिट्रेट द गोल्ड थिन फिल्म विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के सीधी पार कर गई। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एटम का काफी स्पेस आपका क्या होता है, खाली होता है। एटम का आपका काफी स्पेस क्या होता है बच्चों, खाली होता है। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, पहला कंक्लूजन आ गया। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम मतलब एटम के अंदर काफी ज्यादा जो स्पेस होता है वो क्या होता है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। अब बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे निकाला। एक्चुअली क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल का आपका पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, मैंने बोला था काम में लूंगा मैं। अल्फा पार्टिकल का आपका पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, काफी कम होता है, काफी कम मतलब बहुत कम होता है। अगर उसका पेनिट्रेशन पावर कम है तो पहले पेनिट्रेशन पावर कम है, फिर भी यहां से पेनिट्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसके रास्ते में कुछ नहीं आया होगा। समझ पा रहे हो, इसके रास्ते में कुछ नहीं वो आया होगा। समझते हैं एक और बार, अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर काफी कम है तो वो सीधा ही पेनिट्रेट करके आगे निकल रहा है, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई भी आपका नहीं आया होगा, मतलब वो सीधा पार कर गया होगा। मतलब इसके रास्ते में कुछ नहीं आया तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब ज्यादातर स्पेस जो आपका वो एटम का होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हो सिंस अल्फा पार्टिकल हैज लेस पेनिट्रेशन पावर, सिंस अल्फा पार्टिकल हैज लेस पेनिट्रेशन पावर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेस पेनिट्रेशन पावर मतलब अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, काफी कम होती है, इसलिए। फिर सेकंड कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूं बच्चों, सेकंड कंक्लूजन थोड़ा सा आप सोचिए, few number of alpha particles are deflected from its line of motion, मतलब few number of alpha particles are deflected from its line of motion। तो यहां पर बोल सकते हैं कि कुछ ही नंबर के अल्फा पार्टिकल आपके लाइन ऑफ मोशन से डिफ्लेक्टेड हुए, मतलब जो आपका डिफ्लेक्ट हुआ होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है बच्चों, मैंने अभी एच थॉमसन ने बताया मास क्या होता है बच्चों, उसका कम होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मास बहुत ज्यादा होता है। अब जब समझना अल्फा पार्टिकल वैसे ही खुद में एक पॉजिटिव चार्ज है, कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है। अब वो खुद टकराएगा तो किसी डिफ्लेक्ट अगर हुआ होगा तो इसका मतलब वो किसी मास से टकराया होगा, किसी मास से टकराया होगा। और हाई मास वाली वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, अगर लो मास वाली वैल्यू से टकराता तो सिंपल समझो बेटा, सिंपल मैं आपको बोलूंगा कि अगर कोई ट्रक आपका साइकिल से टकराए तो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखिए। ट्रक अगर आपका साइकिल से टकराएगा तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सिंपल अगर सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रक अगर साइकिल से टकराएगा तो कुछ उतना नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रक अगर कार से टकराएगा, हाई मास से टकराएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, हल्का सा जो डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब वो क्या है बच्चों, किसी भारी मास से टकराया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर टोटल पॉजिटिव रीजन, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एटम मतलब एटम के अंदर जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है is present in a very small region, is present in a very small region, is present in a very small region, मतलब बहुत ही कम रीजन के अंदर है, very small region। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो आपका है जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, जो आपका यहाँ पर एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका काफी कम आपके वेरी स्मॉल रीजन के अंदर प्रेजेंट है।
ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही कम आपके रीजन के अंदर प्रेजेंट है आपका पॉजिटिव चार्ज। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही कम रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बोलेंगे, एट अ सेंटर ऑफ एटम, एट अ सेंटर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड, एट अ सेंटर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। मतलब जनरली आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो कंक्लूजन आया वो थोड़ा अच्छा और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल आपके ड्रॉबैक हो गए, मतलब वापस आ गए। कुछ पार्टिकल्स आपके क्या हो गए बच्चों, बैक हो गए, स्कैटर्ड बैक हो गए। अब वो कैसे हुआ बच्चों, उससे हम समझते हैं यहां पर कि यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ यहां पर हो गया। अब इसके बाद जो आपको उन्होंने बोला कि न्यूक्लियाई में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो उन्होंने क्या निकाला वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा समझना यहां पर कोशिश करना, ठीक है। और रदरफोर्ड is calculated टोटल चार्ज भी उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों, अगर किसी मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इनटू ई, मतलब जेडी उन्होंने चार्ज बोला, उन्होंने क्या बोला, जेडी चार्ज बोला। ई का मतलब क्या होता है बच्चों समझना, ई का मतलब होता है आप लोगों को मैं लिख देता हूं यहां पर, ई का मतलब होता है बच्चों आपका चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं यहीं से आप लोगों को समझा देता हूं। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस चार्ज होगा आगे, अगर ये आपका प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम कुछ इस तरीके से देखेंगे इस चीज को, समझ में आया। तो मतलब यहां पर हमने बोल दिया दोनों का चार्ज इक्वल है, तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, एक यूनिट के बराबर होगा, और प्रोटॉन का भी एक वो यूनिट, दोनों का एक एक वो यूनिट बन के क्या होगा, इतना होगा। दोनों सिमिलर है ना, तो दोनों का एक एक वो यूनिट को मान लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर टोटल चार्ज जो कैलकुलेट हुआ वो क्या हुआ हमारा जेड ई लिख दिया, मतलब ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, मतलब इतने आपके चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, यहां पर जेड का मतलब क्या होगा बच्चों आपका एटॉमिक नंबर। अब आपको समझ में आने लग गया होगा, यहां पर जेड का मतलब क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये उन्होंने चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। चलो इतना उन्होंने किया। अब इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ बच्चों, यहां पर समझना, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखो, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक, मतलब बहुत ही कम आपके अल्फा पार्टिकल आपके स्कैटर्ड बैक हुए। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या समझ में आया आप लोगों को, मैं आपको एक और कंक्लूजन लिखाता हूं, ठीक है। न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। तो यहां पर समझना, थर्ड कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली डेंस होता है। न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर हाईली डेंस। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो आपका स्कैटर्ड बैक हुआ वो कोई बहुत ज्यादा भारी मास से टकरा होगा, मतलब उसमें जो एटम हो उसमें जो मास होगा वो आपका सेंट्रलाइज्ड होगा। मास क्या होगा, सेंट्रलाइज। अरे बेटा कोई जब आपका मास से टकराता है तभी वो वापस आता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो मास होगा वो क्या होगा बच्चों आप लोगों का, सेंट्रलाइज मास होगा। मास मतलब बीच में ही होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर हाईली डेंस, ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एटम्स
आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, मतलब जितने भी आपके टोटल मास होंगे एटम के, वो कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों? न्यूक्लियाई में, मतलब इस तरफ आपके सेंट्रलाइज्ड होंगे। ठीक है, इस तरफ आपके सेंट्रलाइज होंगे। सबसे पहले आप लोग इन्हें देख लेना, थोड़ा सा समझ। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने जो स्ट्रक्चर इन्हें ड्रॉ किया वो किस तरीके से किया मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर उन्होंने इस तरीके से कुछ किया, मैं आपको बता देता हूं सिंपली लैंग्वेज में एक और बार बता देता हूं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा माना है अगर वो एटम को, तो क्या होगा? देखो न्यूक्लियस ऑफ एटम आपका हाईली डेंस होता है, वो ज्यादा डेंस होता है, इसलिए उसका मास भी ज्यादा होता है। अब देखो इधर, इसलिए वहां से जो टकराएगा वो पीछे ही आएगा, डेंस होता है, उसमें कोई खाली स्पेस नहीं होता। अब देखो यहां से जो पास हो रहा है वो सीधा सीधा पास होता जा रहा है, खाली स्पेस था, लेकिन यहां से जो टकराएगा वो डिफ्लेक्ट बैक होगा, और यहां से जो टकराएगा वो भी आपका डिफ्लेक्ट बैक होगा। तो इस तरीके से क्या बोला, एटम का मैक्सिमम मास स्पेस होता है, वो एटम्स आपका मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट बैक हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल आपके टकरा के उस तरफ की ओर पास भी हो गए। तो इस तरीके का आपका था कुछ एक्सपेरिमेंट, तो आपको समझना है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को मैं इस पर एरो बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का आपको ध्यान रहे, थोड़ा सा आप लोग भी कर लेना इसको। इस तरीके का आपको उन्होंने अपनी थियरी दी, ऐसा नहीं है कि आप लोग मानो, उन्होंने अपनी थियरी दी बच्चों, ये सब उन्होंने अपनी थियरी दी। एक्चुअली ये आपका इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी थियरी दी है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से उन्होंने एटम की थियरी दी। अब उन्होंने जो बोला, उन्होंने ये बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का जो रेडियस होगा, एक्चुअली उन्होंने क्या माना, सर्कुलर मान लिया। इस हिसाब से उन्होंने क्या मान लिया, सर्कुलर मान लिया। तो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियाई होगा वो आपका 10⁻⁴ रेडियस ऑफ एटम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका एटम, समझना बात को, यहां पर हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर आपका एटम अगर 1 किलोमीटर का होगा, अगर आपका एटम 1 किलोमीटर का होगा, तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो एक मीटर का होगा, मतलब न्यूक्लियाई इतना सा होगा, तो आपका एटम बहुत बड़ा होगा। तो एटम और उसका जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है। ठीक है ना, ये इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अंतर होता है न्यूक्लियस और रेडियस। मतलब न्यूक्लियस तो आपको आप देखने को मिल रहा है ना 10⁻⁴ के ऑर्डर में, मतलब 10⁻⁴ के ऑर्डर का मतलब है आर ऑफ न्यूक्लियाई इज अप्रोक्सीमेट आर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। अब देखो कितने से डिवाइड करने के बाद आपका आया, ये दोनों बात आपका एक ही है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। मतलब एटम तो आपका बहुत बड़ा पार्टिकल हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियाई होगा वो न्यूक्लियाई की वैल्यू एटम से भी 1/10,000 टाइम्स कम होगी, तो बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो अगर एटम आपका इतना सा होगा तो न्यूक्लियाई आपका इतना सा होगा। ठीक है, एक्चुअली हम देख नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर देखने का आ गया एटॉमिक टनलिंग मेथड से हम अब एटम्स को भी देख सकते हैं। 2-3 मेथड है, उसके हिसाब से हम सपोज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली उस टाइम देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो ऐसा सपोज किया गया आपका। ठीक है, तो टनलिंग मेथड था एक, जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड द सिलेबस है, आप लोगों को उतना जानना नहीं है, बस आप इतना जानिए। ठीक है ना, एक्चुअली दिस इज अ क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट, वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है जो आपको आगे जाके हायर लेवल पे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बस आप इतना समझिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि उनका एक और था ऐसा कि उन्होंने जब सर्कुलर माना, तो सर्कुलर मानते हुए उन्होंने ऐसा बोला कि जो आपका एटम होता है, एटम के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपके कैसे मूव करते हैं बच्चों? सर्कुलर पाथ में, लाइक अ सन, लाइक अ सन, मतलब जैसे सन, लाइक अ अर्थ, जैसे सन के चारों ओर आपका अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियाई के चारों ओर कौन कौन आपके रोटेट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। उन्होंने ऐसा इसको सर्कुलर शेप माना है एटम को, बहुत सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाके इस तरीके से किया। तो उन्होंने बोला कि एटम्स आर सर्कुलर इन शेप। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, तो सोच के उन्होंने ये खुद की हाइपोथेसिस दी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियाई। यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विल मूव इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियाई, around the nuclei like a planetary motion, like a planetary motion। मतलब जैसे आपका प्लेनेटरी मोशन का मतलब जैसे आपके वो सन के चारों ओर आपके अर्थ घूम रहा है, उसी तरीके से आपका इस तरीके से उन्होंने बताया था। ठीक है, एक्चुअली यहां तक आपको उन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड का मॉडल यहीं तक उन्होंने बताया था, और ये जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंटली काफी ज्यादा हद तक सही माना गया, एक्सपेरिमेंटली काफी ज्यादा हद तक सही माना गया। यहां पर आपका न्यूक्लियाई होगा, इसके चारों ओर ये आपके रिवॉल्व करेगा, ऐसा कुछ बताया गया था। चलो यहां तक तो आपका कुछ, ये जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफी हद तक सही माना गया, बहुत ही ज्यादा हद तक इसको सही माना गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बातें क्या है, वो इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, कुछ ना कुछ पॉइंट था, वो आपको आगे समझने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, अपनी गाड़ी को बैक लेते हुए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, वो आपको समझने जरूरी है। मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, वो आपको समझने जरूरी है। तो मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट के बारे में समझाता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो थोड़ा सा यहीं तक पॉज करते फिर आगे का मैं आपको समझाऊंगा, इसी से आगे का। ठीक है, तो यहीं तक आप लोगों को पहले कवर करना है, फिर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पार्ट्स बता देता हूं जो कि आपको काम आएंगे, अभी आगे काम आने वाले, वो मैं आपको बेसिक पार्ट्स में आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर सबसे पहली बात है फोर्स। फोर्स सबसे पहला मैं पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इंपॉर्टेंट नोट जो आपको आगे काम आएंगे, विच इज फर्दर यूज्ड। देखो सबसे पहले समझना कूलॉम्ब फोर्स। कूलॉम्ब फोर्स, आपका कूलॉम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स आपका क्या होगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका डायमेंशन होता है। आप समझना बच्चों, यहां पर हम समझेंगे, यहां पर बातों को ध्यान से समझना। K को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझ लेना, अभी से थोड़ा सा कोशिश करो आप लोग। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है कूलॉम्ब का। ठीक है, अब अगर यहां पर अगर एट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स अगर Q1 आपका पॉजिटिव हुआ और Q2 आपका नेगेटिव हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब आप लोग जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर आपका Q1 पॉजिटिव हुआ और Q2 भी आपका पॉजिटिव हुआ, या फिर Q1 भी आपका नेगेटिव हुआ, या फिर आपका Q2 भी आपका नेगेटिव हुआ, इसका मतलब यहां पर कौन सा फोर्स होगा बच्चों? आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये बात थोड़ा सा आप लोग जान लो। ठीक है, कूलॉम्ब फोर्स किस तरीके का होता है। ठीक है, अगर मैं वो बोलना चाहूं कि एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में, तो चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। क्या होता है बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन R। अब ध्यान से समझना, एनर्जी आपका स्केलर होता है, एनर्जी आपका स्केलर होता है।
एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये स्केलर क्या है और स्केलर वर्ड आपको कैसे समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं। दो टाइप की आपकी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपकी दो टाइप की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। एक होती है बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी, जनरली बोल रहा हूँ, एक स्केलर होती है, एक आपकी कौन सी होती है बच्चों? जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। और भी होगी, हमको मेजरली किस पे फोकस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होती है वेक्टर। वेक्टर में जो होता है बेटा ध्यान से समझना, वेक्टर क्वांटिटी में जो प्लस और माइनस चार्ज का जो साइन होता है, इन दोनों का जो साइन होता है वो आपके डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। लेकिन जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वो उसकी किसको बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन को बता रहा है। वो किसको बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी में जो आपका, अगर आपका स्केलर क्वांटिटी में, बात को ध्यान से समझना बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर स्केलर क्वांटिटी में जो आपका साइन आता है, समझना ध्यान से, स्केलर क्वांटिटी में जो आपका साइन आएगा बच्चों, वो आपका किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ा रहेगा, ये आपका मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ा रहेगा। ये आगे की ओर मैं आपको बताऊंगा इसका फंडामेंटली यूज। तो अभी इसको इतना जान लो, ठीक है, इतना जान लो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपके काम में आएंगे। ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट जो आपके काम में आने वाला है। और तीसरा पॉइंट, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर मैंने सर्कुलर मोशन किया, समझना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा। अगर मैंने सर्कुलर मोशन किया, यहां पर बीच में इस तरीके से मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर कोई आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब समझना कि कोई भी बॉल को अगर आप घुमाओगे तो आपको क्या लगेगा? बॉल आपका मतलब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या फील होगा कि बाहर कोई आपका फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन ये एक्चुअली गलत कंसेप्ट है, ये एक्चुअली गलत कंसेप्ट है। मैं आपको बताऊंगा। बाहर की ओर फोर्स लगेगा, इसको बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देंगे इसको आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दोगे, ठीक है। और जो अंदर की ओर लगेगा उसको बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये समझना। जैसे आप लोग सिंपल समझो, आज एक बॉल को थ्रेड से पकड़ के गोल 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 घुमाओ, गोल 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 घुमाओ। अगर मैंने थ्रेड को काट दिया बीच में से, थ्रेड अगर टूटता है तो बॉल आपका बाहर जाता है कि अंदर जाता है? बाहर की ओर जाता है। इसका मतलब आपको क्या लगा होगा कि उस बॉल पर एक थ्रेड में फोर्स लगा रखा है अपना रोकने के लिए, और एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। जब तक वो बाहर वाला फोर्स और थ्रेड वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, तब तक बॉल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ ऐसा आपको लगा होगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, इट डजंट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, एक्चुअली में हम इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। अब समझ लेना, यहां पर एक्चुअली में हम इसको बोला जाता है बच्चों स्यूडो फोर्स। ये कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इस पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कोशिश करना समझने का। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इसमें यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं आपका यहां खड़ा हूं, इस पॉइंट को समझना। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो यहां पर खड़ा होकर अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं ए हूंगा तो ए क्या बोलेगा? बी आपका सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। बी आपका सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, इसी के साथ बैठा हुआ है, कंडीशन को समझना। कंडीशन 1 में आपका क्या बोलेगा बच्चों? ये आपका कंडीशन 1 हुआ। कंडीशन 1 में क्या बोलेगा? कंडीशन 1 में ए बोलना चाहेगा बी आपका कैसा घूम रहा है बच्चों? बी आपका सर्कुलर पाथ में,
सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बेटा ये सब काम आएगा भी आगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मैंने यहां से ए को मिटा दिया और मैंने यहां कर दिया, अब मेरा ए बेचारा यहां पर है, इसी के साथ घूम रहा है, तो क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा बच्चों, कंडीशन 2 में ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा कि बी आपका रेस्ट में। अब देखो बात को ध्यान से समझना, अगर कोई पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में होगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हर कंडीशन में आपका क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका हर कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा। समझना बात को, ए और बी दोनों साथ में है, ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों घूमते रहे, साथ में घूम रहे, तो मतलब ए के हिसाब से बी क्या होगा, रेस्ट पर होगा, वहीं पर रुका हुआ होगा, ठीक है। एक्चुअली ये नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के बारे में, लेकिन आप लोग वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन आप इतना बेसिक समझ लो। ए के हिसाब से बी को क्या लगेगा, ये एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में था, पहले आपका इनर्शियल फ्रेम था। इनर्शियल फ्रेम पर आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम पर आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते, वो मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा, पहले मैं नहीं, एक्चुअली विनोद सर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ए और बी एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं, रेस्ट पर है, देख रहे हैं, एकदम खुश है, घूम रहे हैं, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ए को यहाँ रखा था तो ए के हिसाब से बी क्या था, रोटेट कर रहा था, सर्कुलर पाथ में था, इस तरीके से था। लेकिन एक चीज तो ये कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है, ये घूम रहा है, दोनों कंडीशन में घूम रहे तो सेंट्रीपिटल तो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं तो इसके हिसाब से इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर कोई आउटर फोर्स नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये आपका रेस्ट पर है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने जो अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं, यहां पर रह के सोचूं, तो यहां पर रह के सोचूंगा तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक्चुअली फोर्स होता है, और जो बाहर वाला फोर्स होता है वो एक्चुअली स्यूडो फोर्स होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, जो फोर्स होता है वो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आपका टोटल फोर्स होता है, अगर मैंने उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। समझ में आया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो थोड़ा इस चीज को समझो आप, आगे की ओर मुझे आपको बताने में काफी हेल्पफुल रहेगा, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ध्यान रखो। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4th पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप अभी से ही जाके याद कर लो ताकि आपको आगे बताने में काफी इजी पड़े। हाफ mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये इतना कर लो आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, काफी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अभी हमने कहां तक प्रूफ किया था कि रदरफोर्ड ने इतना बता दिया था कि आपके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है एज अ प्लैनेटरी मोशन इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से। अब हम उसके आगे का इलेक्ट्रॉन के मोशंस के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस तरीके का उसके बारे में समझेंगे, और मैं उससे कुछ मैं कंडीशंस निकालूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इतना आप लोगों को अच्छे से कर लेना, आई होप श्योर कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लोगे। और ये 4 पॉइंट तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए जो कि आपके फिजिक्स में भी बहुत काम आएंगे, और फिजिक्स में भी आप बहुत ही ज्यादा, ये वाला पॉइंट तो आपको फिजिक्स में काफी ज्यादा काम आएगा। ये एक्चुअली अगर इस तरफ अगर ए होगा, मैं आपको लिखवाई देता हूं, अगर आपका इस तरफ अगर ए होगा तो ये हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम, अगर इस तरफ ए होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप लिख सकते हो खुद से, लेकिन ये एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है। तो आपको इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, देन आफ्टर मैं आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। बस इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लो, बार बार रीड करो, सर क्या बताना चाह रहे क्या नहीं बताना चाह रहे, आप लोगों को समझ में आएगा। और डाउट जितना हो सके उतना ज्यादा पूछो, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।